नमस्कार दोस्तों, जीके व जीएस के इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला जो आपका प्रश्न है वह कथन और कारणों से संबंधित है, क्योंकि इसी टाइप के अब मोस्टली एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए। कथन ए है आपका, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। नीचे आपके कूट दिए गए हैं। बात करें यहाँ पे कूट की, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन बी सही हो रहा है। बी ये है ऑप्शन। ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा परंतु आर तथा ए सही व्याख्या नहीं करते हैं। मतलब आप ऑप्शन तो मतलब जो कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करते हैं। कथन है आपका, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखते हैं। कोरी क्रीक स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या कच्छ के रन में? जल्दी फटाफट से बताइए, कमेंट करिए आप लोग। बात करें कोरी क्रीक की, तो ये हो जाएगा कच्छ के रन में। कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रन में, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट जरूर करें। बात करें भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जो कि तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है, यही वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 4। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 22, 24 या 25? बताइए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भाग आपको बताने हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, परंतु संविधान में नियत संशोधन ने मूल भागों में कई उपभाग भी जोड़ दिए हैं। यदि उपभागों को सम्मिलित किया जाए तो कुल 25 हैं, और अगर बात करें मूल भागों की तो 22 हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे उपभागों का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेन जो है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसमें से आपको ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें 3 तो सही है, एक सही नहीं है। आपको सही नहीं है, जो मतलब गलत है, वो आपको बताना है। कौन सा, फटाफट से बताइए। वह राज्य की विधायिका का एक अंग होता है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, या उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये कथन सही नहीं, बाकी सभी सही हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, तथा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और राज्य की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। बाह्य आक्रमण, आंतरिक आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। किन कारणों से जो है राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? बताइए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 कारणों से जो है राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के असाधारण परिस्थितियों में आपातकाल का उपबंध दिया गया है। युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। इसका जो अनुच्छेद है 352 हो जाएगा आपात वाला। ठीक है दोस्तों, कोई भी त्रुटि हो जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकारी नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार या अपीली क्षेत्राधिकार? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकारी नहीं है? तो ये हो जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। इसमें से आपको बताना है कौन वो पोजीशन है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का शासन प्रधान होता है तथा वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित होती हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्राध्यक्ष कार्य करता है। इसलिए भारतीय परिचय में कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया है? जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न, अमोनिया क्लोराइड का घोल है। अमोनिया क्लोराइड किसका घोल है? एसिडिक, अल्कलीन या न्यूट्रल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड जो है एसिडिक घोल है। अमोनिया क्लोराइड के घोल का स्वाद सालमियाकी जैसा होता है। अमोनिया क्लोराइड एक सफ़ेद क्रिस्टलीन नमक है जो पानी में बहुत अधिक घुलनशील होता है और यह हल्का अम्लीय घोल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन या जीनॉन। रेडॉन को छोड़कर सभी जो अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन जो है सी आपका यहीं सही हो जाएगा, रेडॉन। अगला, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकृत जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास नामक जीवाणु विभेद को समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इनका विकास आनुवांशिक हेरफेर द्वारा पृथक्करण से किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के प्रश्न फिर से देख लीजिए। जीवित प्राणियों के शरीर में से होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया कहलाती है? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन आपके देखें, प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन, ग्लूकोज का CO तथा H2O में विघटन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, अमीनो अम्लों का प्रोटीन में रूपांतरण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। जीवित जीवाणुओं के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जीवित प्राणियों के शरीर में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन एक पाचक क्रिया है। पाचक क्रिया के तहत आमाशय में पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित होता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रभामंडल प्रकाश में अपवर्तन का से उत्पन्न होता है। जल्दी बताइए फटाफट से कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप। अगर ये प्रश्न आप जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। सूर्य के प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल पश्चात कपासी मेघों के हिम स्फटों में, उत्तरी मेघों में जलवाष्प में और स्तरीय मेघों में धूल कणों से बनता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। जैव उपचार से तात्पर्य क्या है? आपको बताना है जैव उपचार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, ये जैव उपचारण कहलाता है।
जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का जो निष्कासन है वो क्या कहलाता है? जैव उपचारण। अगला, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI किस परिघटना पर आधारित है? चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण, जिसे MRI भी कहते हैं, ये किस परिघटना पर आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। इसे MRI, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी कार्य प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। MRI तकनीक नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिएक्टर पैमाना निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आप आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है किस दिशा में? आपको ये बताना है। रेलगाड़ी चल रही है आगे परिवर्तित गति से, पीछे अपवर्तित गति से, आगे अवमंदन के साथ, आगे गतिवर्धन के साथ। प्रश्न फिर से देखिए, अच्छा है। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है किस दिशा में? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आगे गतिवर्धन के साथ। अगला प्रश्न, प्रोटीन की प्रचुरता का खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोटीन की प्रचुरता का खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है। बाकी जो है सभी सही हैं। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। यह भावात्मक और पर्यावरण दबावों का सामना करता है। यह उदासी से लड़ सकता है। तो यहाँ पे तीनों सही और ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुबद्ध? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सुबद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबद्ध था। महात्मा बुद्ध के जो अन्य शिष्य थे वो आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाल, ये सभी जो इनके शिष्य थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, एक खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न, गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो गांधीवाद जो अर्थव्यवस्था है ये न्यास पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? मतलब किसी देश की अगर आर्थिक वृद्धि में मापनी हो तो उसका सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला, स्वाधार योजना क्या है? अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, या वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए? तो स्वाधार, पहली बात तो आप ध्यान दे लीजिए, ये स्वाधार योजना है 2001-2 में जो शुरुआत हुई थी, ये भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ में प्रयोजित किए जाने वाली योजना थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, और इसका जो आधार वर्ष है वो 2001 और 2 है, ध्यान रखिए। अगला, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर में आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी लगभग कितनी है? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8%। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी लगभग है 8%। अगला, पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया?
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, एलिसा ओटिस। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? एलिसा ओटिस। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो वार्षिक प्रीमियम राशि है वो कितनी है, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा 12। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सरकार द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। करों के बिना इसकी प्रीमियम राशि 12 रुपये प्रतिवर्ष है। इसे वस्तु और सेवा जीएसटी से छूट दी गई है। यह बीमा योजना बैंक के साथ 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, हरित गृह ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना, ये होता है ग्रीन हाउस। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस या जो है हरित गृह। ठीक है। अगला प्रश्न, धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है सी, एयू, एजी, एचजी। आपको बताना है। एयू सोना हो गया, एचजी चांदी और एजी चांदी और एचजी पारा हो गया। ये ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा एचजी पारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? शुष्क, इसको थोड़ा सा जो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? शुष्क, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड। शुष्क कारक एक रसायन है जिसका प्रयोग विलयन में विद्यमान कार्बनिक यौगिक से जल और निष्कासित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, इसमें यहाँ पे थोड़े से जो प्रश्न हिंदी की दिए गए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कंदरा किसका पर्यायवाची, आपको बताना है। कंदरा किसका पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंदरा जो है गुफा, खोह और गुहा, इन सभी का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त जो है विवर, गुहा, गर्त, तहखाना, सुरंग, ताखा आदि भी जो है इसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शिवजी में समास आपको बताना है। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारा या अव्ययभाव समास। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? प्रथम, अग्रज, आरंभ या अग्रगण्य। तो यहाँ पे सर्वप्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य कहलाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सन्मार्ग का संधि विच्छेद आपको बताना है। सन्मार्ग का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, सत धन मार्ग। सन्मार्ग में व्यंजन संधि है, इसलिए इस शब्द का संधि विच्छेद सत धन मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, अभ्युदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अभ्युदय का संधि विच्छेद। अभ्युदय में यड़ संधि अर्थात सही संधि विच्छेद अभि प्लस उदय है, और इसके जो संधि बनाने के जो नियम है वो है ई प्लस उ मिलकर जो होता है यह उ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।